पिछले कुछ वीक में स्पेशली कुछ स्टूडेंट के साथ ही इंटरेक्ट करते वक्त जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, उनके कुछ सवाल के फेस करते वक्त जवाब के लिए तो कुछ निकल के आया था, तो आज सोचा चलो आपने पूछा तो आपको वो बात बताते हैं। होम्योपैथिक प्रैक्टिस में अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब हम किसी का भी नाम नहीं ले जाना, तो XYZ कोई भी देख लो, एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है डिफरेंस का, दैट इज कॉल्ड मेटेरियलिज्म एंड डायनामिज्म। मतलब होम्योपैथी के मेडिसिन में ड्रग सब्सटेंस मेटेरियलिस्टिक लेवल पे अवेलेबल नहीं होता, जो बहुत सारे एक रिसर्च और कंट्रोवर्सी और XYZ का सब्जेक्ट बना रहता है हमेशा। रेस्ट ऑल जितना भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ले लो, वहाँ जो दवाइयाँ दी जाती है उसके अंदर ड्रग सब्सटेंस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आप देखोगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन लाइक अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन मेटेरियलिस्टिक लेवल पे नहीं होता, मेटेरियलिस्टिक लेवल पे काम नहीं करता। इसका एग्जिस्टेंस एनर्जी फॉर्म में है, इसका एक्शन एनर्जी फॉर्म में है। आपका मेडिसिन जो आप बना रहे हो, आपने जो प्रिस्क्राइब किया, उसको भी आपने एक एनर्जी लेवल पे फॉर्म किया। जो एक्चुअली हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे थे कि जब एक होम्योपैथिक क्लिनिक पे एक पेशेंट आता है तो वो एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी फील्ड लेके आ रहा है। अब वहां पे डॉक्टर अगर वो एक स्टेबल और हेल्दी एनर्जी फील्ड में नहीं है, तो ये भी देखा गया है कि बहुत हद तक आपका पेशेंट का जो फीलिंग ऑफ वेलबींग है, बहुत हद तक या बहुत सारे टाइम पे वो अचीव नहीं हो पाता। इफ यू आर फ्रॉम विद इन सो मच डिस्टर्ब, एंक्सियस और XYZ, तो आपका वो एनर्जी फील्ड भी उसी कैओस में होगा और वो उस फील्ड से मैच नहीं कर, तो भी आपके पेशेंट को वो बेटरमेंट नहीं मिलेगा। तो जितना हो सकता है फ्रॉम इनसाइड आउट, आप अपने आप को बहुत ही सिंपल स्टेट ऑफ एनर्जी में रखें। एंड सिंपल स्टेट ऑफ एनर्जी कहने का मतलब है दैट इज द मोर काम स्टेट। पेशेंट के अंदर आप देखोगे ऑटोमेटिक वो एक रैपो भी आप डेवलप करा सकते हो कि पेशेंट आपके साथ खुल के बोले। बहुत हद देखोगे, आप अगर अपने आप में अगर क्योटिक स्टेट में हो, पेशेंट के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, फिर भी वो बोल नहीं पाता आपको या बोलेगा नहीं। जब आप उस काम स्टेट में होगे तो वो इनफ्लो भी आएगा, वो इंफॉर्मेशन भी आएगा, उसका इस्तेमाल भी होगा। और इसी वजह से बहुत हद देखोगे आपको बहुत सारा पेशेंट मिलेगा ये कहता हुआ कि अभी इतना सारा कुछ दिक्कत हो रही थी, आपके सामने बैठे हैं तो अब वो भूल गए, याद ही नहीं रहा, अब वो फील ही नहीं हो रहा। इन ए जॉब ऑफ ट्रीटिंग or curing a patient, keep your energy level in as possible as calm and simple. अगर हम सोच रहे हैं ये पर्सनालिटी CPI की हो जाती है, जो इस एनवायरनमेंट में है कि एक कांस्टेंट प्रेशर है, जिसको मे बी पहले इतना फ्रीडम था, अब फ्रीडम नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि वो आउटबर्स्ट होगी, वो बोलेगी, वो फ्रीडम चाहेगी, ऐसी वाली सिचुएशन हो सकता है वो छोड़ दे ये पर्सनालिटी को, क्योंकि उस मेडिसिन या उस इंडिविजुअल की वो पर्सनालिटी का CPI में ऐसा लगा सोच रहे। यहीं पे अगर हम मे बी पॉजिटिव वाली सिचुएशन समझ रहे कि वो मे बी सप्रेस करेगी या वो सब जगह सुनती रहेगी, तो ऐसी जैसे अगर हम ये समझने दे, हम स्टाफ का भी कहते हैं बबल ऑफ सेंसेशन और वो सब सिचुएशन, तो ये वाली जो अलग अलग ये, अब जब किसी का कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा है कि वो सहने वाली आदत में है, तो वो उसके लिए तो वो चीज है कि ठीक है, मतलब परेशानी हो रही है लेकिन अब नहीं कुछ कर सकते, सहना है, यही लाइफ है, ऐसे वो एक्सेप्ट कर चुके हैं अगर इस तरीके से। बट उसे पैथोलॉजिकली और इंटरनली प्रॉब्लम हो रही है और उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, तब उस केस में फिर उसको हम समझाएंगे, उसे हम वे आउट कर सकते हैं। बट अगर किसी की पर्सनालिटी ट्रेट हमारा वैसा हमने समझ लिया, तो उस केस में वो वाली मेडिसिन अगर हम देंगे तो वो किस तरीके से इफेक्टिव उस सिचुएशन में उसके लिए रहेगी, या उस सिचुएशन में बिकॉज वो अडेप्ट कर चुके हैं। तो ये जो सारा एक सबमिसिव हो के रहना है, ये अगर आपको पता है कि इसके अंदर है, तो इसको आप उस तरीके से उतना ज्यादा इमोशनल बर्डनाइज नहीं करोगे ना, जो हम डील करने की बात कर रहे हैं। और एज ए फिजिशियन आप अगर बात करो कि अगर वो ऐसा होके आई है, तो आपको यहाँ पे एक तो मेडिसिन प्लस सिर्फ मेडिसिन फिर कहा यहाँ पे काम नहीं करेगी, आपको उसके उस जिस सोर्स से आया है उस सोर्स से डील करना होगा। तो उसकी जो बेसिक डायनामिक सोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो हुआ है, नेचुरल चेंजेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, वो आपका दवाई से काम करेगा। लेकिन जो उसके प्रैक्टिस से जो हुआ है, जो उसके आदत से हुआ है, जो उसको सुन के हुआ है, दैट नीड्स काउंसलिंग, दैट नीड्स योर मोरल मोटिवेशन, बूट्स अप। अब इन दोनों के साथ आप उसको डील करोगे, एक से नहीं होगा ठीक, सिर्फ एक से बहुत अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आएगा।
और फॉर द टाइमिंग अगर आ गया भी तो वो बार बार फिर उसी स्टेट में आने के लिए, बार बार रिकरेंट उसी सबमिसिव स्टेट में आने के लिए, बीमार पड़ने के लिए वो अपने आप को बिल्कुल तैयारी रखेगी। प्रोटेक्शन नहीं करोगे। हम एक टर्म पढ़ते हैं CAPA, जिसको बहुत लोग बोलते हैं कापा। वो नैब वगैरह आप देखोगे ना, नैब उसमें आता है, नैब जो आप हॉस्पिटल वगैरह के पैथोलॉजी का CAPA का मतलब क्यूरेटिव एक्शन। CA हो तो गया, लेकिन क्या हर बार क्योर करते रहोगे? तो यू हैव टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन कि एक बार आपने ठीक कर लिया, दोबारा ये वही स्टेट में ना आए। तो दोनों क्यूरेटिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन दोनों ही लेके चलना पड़ेगा, तो जाके आप एक्चुअल स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द पेशेंट को अचीव करोगे। सर, जैसे इन जनरल डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग टाइप के पेशेंट आते हैं, और उन केसेस में हमें ये कब समझे या कैसे समझे कि कब हमें नोसोड देनी है, कब इस पेशेंट को नोसोड रिक्वायर्ड है, किस सिचुएशन में, इंटरकरेंट में किस तरीके से रिक्वायर्ड है, तो वो कैसे डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट, वो कैसे सेलेक्ट करें? लिटरेचर में ना बहुत सारे जगहों पे नोसोड के साथ बहुत भेदभाव किया गया है, जो कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए था। सबसे पहला भेदभाव, आप बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे बच्चे भी पूछते हैं, बहुत जगह लिखा भी हुआ है कि नोसोड को 200 से नीचे में नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? बहुत सारे लोग अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि नोसोड को इंटर करेंट यूज करते हैं, तो सवाल ये है कि देखो, नोसोड चाहे नोसोड हो या वो कोई और मेडिसिन हो, जब वो पोटेंटाइज्ड होके सिम्टोमेटोलॉजी के ग्रुप के बाद प्रूव होके एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन में आ गया है, तो नाउ इट इज मेडिसिन। अब एज वी अंडरस्टैंड समटाइम्स मेडिसिन कि ये एनिमल किंगडम का है, ये प्लांट किंगडम का है, ये मिनरल किंगडम का है, इसका डेप्थ ऑफ एक्शन इतना होता है, इसका डेप्थ ऑफ एक्शन इतना होता है, इस लेवल तक तो ठीक है, आप नोसोड का कंसिडरेशन कर रहे हो। यूज के लिए कह रहे हो कि 200 के नीचे में नहीं खाना चाहिए, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। और अगर आप बोलते हो कि नोसोड पॉइजनस होता है, तो मर्क साइनाइड आप यूज करते हो कि नहीं 30 में, उससे नहीं मरेगा पेशेंट, अगर आपके हिसाब से लगता है तो फिर वो केमिकल लेवल पे जो उसका नेचर है उस तरह से कैसे काम करेगा वो? तो ये कैटेगराइजेशन गलत है। इसको डेप्थ ऑफ एक्शन और उस क्वालिटी को समझना है, जैसे आप प्लांट और ये वो समझते हो, वो तो अलग बात है। अब लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे टाइम पे नोसोड का इस्तेमाल, जो आप इंटर करेंट पूछ रहे थे, तो हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि नोसोड को बाकी सारे ड्रग की तरह ही अकॉर्डिंग टू देयर प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टोमेटोलॉजी यूज करना चाहिए। As you prescribe based on your individualization any other remedy, nosode is one of them. अब दूसरा ये आता है कि एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जिसको एफ्रोजम नंबर 3 के अकॉर्डिंग एक पार्ट में देखोगे, ऑब्स्टेकल टू रिकवरी। उस ऑब्स्टेकल टू रिकवरी में एक स्टेट है, कई सारे पार्ट है, उसमें से एक स्टेट ये है कि अगर पास्ट में आपके कोई एक्यूट डिजीज बहुत ही स्ट्रांग रहा है, जब आप ट्रीट कर रहे हो, तो आपके पास दो सर्कमस्टांस होंगे। एक कि सिम्टोमेटोलॉजी के अंदर ही वो चीज इंक्लूड होके और वो ड्रग इंडिकेटेड आएगा, तो आप उसको प्रिस्क्राइब कर लो, चाहे वो नोसोडी हो, इट्स ओके। एक सिचुएशन है कि सिम्टोमेटोलॉजी कुछ और है, बिल्कुल अलग है। अब उस सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग आप दवाई दे रहे हो, कुछ हद तक ठीक हुआ, रुक गया, या दवाई शुरू ही नहीं हो रही है एक्ट करना। वैसे सिचुएशन में अब आप इस डिजीज का बना हुआ एक मेडिसिन जिसको आप नोसोड कह रहे हो, उसको आप 1 डोज या 2 डोज, अब यहाँ पे आता है कि ऐसे स्टेट में जब यूज करते हो तो बेटर यूज फॉर 200। अब यहाँ पे भी हम कहेंगे कि एज एन इंटर करेंट जब हम ऑब्स्टेकल को रोकने के लिए दवाई देते हैं, तो अक्सर लोग सिर्फ नोसोड की बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, और सिर्फ नोसोड की बात नहीं करनी चाहिए। पल्साटिला भी तो हम दे सकते हैं, इंडिकेशन आएगा तो वो भी यूज होता है। कॉस्टिकम के अंदर आप एक बात पढ़ोगे, सिंस नेवर बी वेल सिंस लास्ट बर्न, तो हम वहां पे कॉस्टिकम भी तो यूज कर रहे हैं ना। तो नोसोड को एज एन इंटर करंट यूज करने का एक जगह है, बट इट इज नॉट दैट कि ओनली नोसोड ही सिर्फ यूज होगा, दूसरा भी यूज होगा। और दूसरा, नोसोड को दूसरे रेमेडी की तरह उसके सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, लाइक आप भेदभाव जो कहते हो ना, उस तरह का कोई भी वो चीज रखे हुए। और ऐसा नहीं है कि आप नोसोड है एक इल प्रोडक्ट से बन के आया है तो 30 पोटेंसी में भी अभी तक उसके अंदर वो केमिकल लेवल पे इलनेस मौजूद है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। और बेस्ट यूज ऑफ नोसोड
is used according to the symptomatology. सर ये वाला जो चेंज है ये भी लाइक मेडिसिन टू मतलब मेडिसिन से मेरा मतलब है जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो भी डिपेंड करता है कि इस मेडिसिन या इस पर्सनालिटी का अगर इंडिविजुअल है इस कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये चेंज करना आसान है या वो कर पाएगा और कुछ लोग उस थ्रेशोल्ड तक नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग उस थ्रेशोल्ड तक जाएंगे। ये भी मेडिसिन वाइज भी वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सीपीआर या ऐसे अगर हम इस सिचुएशन को सोचे तो एक इस बबल या इस एनवायरनमेंट में ये पर्सनालिटी वाला या ये मेडिसिन वाला इंडिविजुअल रह पाएगा या हो सकता है वो एक इस थ्रेशोल्ड और रिस्पॉन्स वो चीज वो कर पाए और एक सहता ही रह जाए। तो ये भी मेडिसिन वाइज साइकोलॉजी में स्पेशली देखोगे पर्सनालिटी एस्पेक्ट पर ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ देखोगे प्रैक्टिकली 16 टिपिकल वेराइटीज ऑफ पर्सनालिटीज आर देयर और उस 16 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज का समझना हम सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं आम पर्सन के लिए भी बता देते हैं। अगर आप उसको पहचानना सीख जाओगे तो आप सीख जाओगे जो बोलते हैं ना विन विन सिचुएशन, विन विन रिलेशन रखना एक दूसरे के साथ, और वही फिर आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे। सोसाइटी में अगर आपके पास 4 बच्चे हैं तो चारों को एक जैसा कैसे डील कर सकते हो? कौन माइक्रोवेव कंफर्टेबल है और कौन नहीं है, क्या यहाँ इसके लेवल पे नहीं रिक्वायरमेंट? तभी ये जो आप सवाल पूछे हो ना, इसमें अगर आप ये 16 वेराइटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप पहचानना सीख जाओगे, कौन है जो इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ चाइल्ड है, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, उसके साथ कैसे आप डील करोगे? कौन है जो बिल्कुल मुफट है, एक्सट्रोवर्ट है, हर चीज कैसे उसके साथ डील करोगे? कौन है हर चीज को जो इंट्यूशन से डिसाइड करता है, जज करता है? कौन है जो हर चीज को लॉजिक से ही डिसाइड करता है? दोनों के साथ क्या एक ही तरह से डील करोगे? टाइप कैसा है, डील कैसा करोगे? आप जो सवाल पूछे कि चेंज होगा कि नहीं होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। हम एक फॉर्मूला लगा दोगे दोनों तरफ, एक जगह जहां जिससे फायदा हो रहा था दूसरी जगह जहां घाटा हो जाएगा। तो ये चीज अचीवेबल है बशर्ते आप वो आइडेंटिफाई कर लो कि ये टाइप, ये पर्सनालिटी टाइप, इसको क्या चाहिए, हाउ टू डील विद दिस। और इसी वजह से देखोगे जितना अर्ली एज में है उतना इसको समझना भी आसान है, उतना इसको इम्प्रूव करना भी आसान है। हालांकि जो बेसिक पर्सनालिटी टाइप है वो वही रहेगा, आप इसको बहुत ज्यादा नहीं बदल सकते, बट समझ के इसके साथ हार्म को उसके जो अगेंस्ट होगा, जो हार्श इन्वायरमेंट में, ये जो इनकम्पेटेबल इन्वायरमेंट में रहेगा, ये आप बहुत हद तक ठीक कर सकते हो। और ये जितना जितना बढ़ता चला जाएगा उतना मल्टीपल डायमेंशन ऑफ इंटरेक्शन इसका बढ़ता जाएगा, तो समझना में भी दिक्कत आएगा, क्योंकि वो सीख जाता है ना मैनिपुलेशन। और जितना ये एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस कह लो, सोशल इंटरेक्शन, एजुकेशनल इंटरेक्शन, पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन, XYZ, वो जितना वो लेयरिंग उसके ऊपर होता जाएगा वो उतना उसकी असलियत छिपती जाती है। फिर आपको उसके साथ कैसे किसके साथ इंटरेक्ट करना है वो उतना डिफिकल्ट होगा। सो इन शॉर्ट, अगर आप ये डिफरेंट बेसिक पर्सनालिटी टाइप समझ सकते हो तो आपने जो पूछा वो अचीव कर सकते हो, बशर्ते एक ही तीर हर जगह पे नहीं लगेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ डीलिंग, डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स।